दोस्तों, घटना चक्र की जो एंशंट इंडियन हिस्ट्री की समरी है उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। अभी तक 7 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। आज जो है हम चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे, जिसमें हम लोग यूनानी साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। देखो, 7 चैप्टर तक अब हमने जो महाजनपद काल था उसको कवर अप कर लिया था। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनानी साम्राज्य की। ये जो नोट्स आप देख रहे हो पैरेलली, सो ये नोट्स हैं घटना चक्र के समराइज्ड वर्जन, जिसके माध्यम से आप कम 30 से 35 बार पूरी इंडियन हिस्ट्री को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से वीडियोज ही मैं अभी लेके आ रहा हूँ। धीरे धीरे इनकी लेंथ बढ़ाएंगे जैसे जैसे आपका इंगेजमेंट बढ़ता जाएगा। चलिए बात करते हैं यूनानी साम्राज्य की। तो सबसे पहली बात किसी भी साम्राज्य के बारे में ये होती है कि आखिर उसको किसने एस्टेब्लिश किया। सो कुरुश या फिर साइरस सेकेंड, इसने जो है इसको स्थापित किया था, हखामनी साम्राज्य को। इसी को आगे हम एक और नाम से अभी देखेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके चलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि किसने इसको एस्टेब्लिश किया, तो जो मैंने आपको बताया नाम, कुरुश या फिर साइरस सेकेंड, इसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 558 से लेके 529, जब तक आपका सिकंदर नहीं आता, क्योंकि सिकंदर ने आके हखामनी साम्राज्य को फिनिश कर दिया था। अभी जो हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। अब आप इतिहास में देखोगे तो इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप एक ज़माने पुराने हैं। ठीक है, सो ये ईरानियन एम्पायर था हखामनी साम्राज्य, जिसको कुरुश या फिर साइरस सेकंड के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। 558 से 529 तक ये पूरा साम्राज्य चला था। उसके बाद सिकंदर ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट राजा हुए जिसका नाम था दारा। ठीक है, दारा फर्स्ट या फिर दारा प्रथम। 522 से लेके 486 ईसा पूर्व के आसपास इनका टाइम पीरियड रहा। इनके शासनकाल के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके 3 स्रोत हैं। पहला है आपका बेहस्तून अभिलेख, और इस अभिलेख में दारा प्रथम के जो साम्राज्य था उसमें जो 23 प्रोविंसेस थे, जो प्रांत थे, उसके संदर्भ में जानकारी मिलती है। दूसरा है आपका पार्सिपोलिस साम्राज्य अभिलेख, और तीसरा है नक्श रुस्तम अभिलेख। सो ये 3 अभिलेख हैं जिससे पता चलता है दारा प्रथम के साम्राज्य के बारे में। ठीक है, और इन अभिलेखों से भारत और पारसी की संबंध जो थे या फिर ईरानियन जो रिलेशंस थे उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। इंडिया और जो अब ऑब्वियसली बात है, कभी भी 2 सभ्यताएं जब आपस में मिलती हैं तो उनका मिलने का जो प्रभाव होता है वो हर एक क्षेत्र पर पड़ता है। ठीक है, अब भाषा पर सबसे ज़्यादा होता है। तो खरोष्टी लिपि जो इंडिया के आपका नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया था, जो पश्चिमोत्तर प्रदेश था, उस पर इसका काफ़ी प्रभाव रहा। खरोष्टी लिपि ये एक नई लिपि यहाँ पर जो है उसका उदय होता है, और ये बेसिकली ईरान की जो अरमाइक लिपि थी वहीं से ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, पारसिकीय या फिर ईरानी की जो मुद्राएं थी उनके संदर्भ में देखें तो डेरिक, ये स्वर्ण मुद्रा थी, यानी कि गोल्ड करेंसी थी जिसका नाम था डेरिक। दूसरा सिग्लोई, सिग्लोई कैसी थी आपकी, सिल्वर करेंसी थी या फिर रजत मुद्रा थी। ईरानियन सिक्के, ये जो सिग्लोई थे, मतलब ईरानियन सिक्के जो सिग्लोई के नाम से थे, ये पश्चिमोत्तर प्रांत में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए थे। इसके बाद उलूक शैली के सिक्कों के बारे में बात करें तो व्यापारिक संपर्क जब स्थापित हुआ तो उसके बाद जो यूनानी मुद्राएं थी उसके अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के जो थे वो बनाए गए। ठीक है, यहाँ पर जो सिक्के बनाने का काम था वो उलूक शैली में किया जाने लगा। इसके बाद हेरोडोटस के विवरण की बात करें तो इससे क्या पता चलता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। ये चीज़ कहाँ से क्लियर होती है, ये पता चलता है आपका हेरोडोटस जो था उसका जो उसने इतिहास लिखा उसके अकॉर्डिंग। और दारा को इस प्रांत से तकरीबन 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि के बराबर की इनकम प्राप्त होती थी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नंद वंश। ठीक है, एग्जैक्टली इंडिया में उस समय क्या चल रहा था। तो इंडिया में उस समय नंद वंश का शासनकाल था, और आखिरी राजा हम धनानंद के संदर्भ में भी बात करेंगे। सो महापद्मनंदा ने इसको एस्टेब्लिश किया था नंद वंश को, और उसके जो उत्तराधिकारी थे वो यहाँ पर रूल कर रहे थे। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो नंद वंश के जो उत्तराधिकारी थे वो कितने थे, इन टोटल 8 थे। धनानंद उसमें सबसे आखिरी था, और ये आपका सिकंदर के समकालीन था, मतलब जो टाइम सिकंदर का था सेम टाइम पर ये राजा हुआ करता था, और नंद वंश का अंतिम ये शासक था। और धनानंद के सेनापति की बात करें, इसके संदर्भ में हम लोग लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, भद्रसाल इसका नाम था। इसके दूसरे नामों की बात करें तो यूनानी लेखक जो थे इसको अग्रमीज के नाम से पुकारते थे। वहीं जेनोफोन ने इसके बारे में ये बताया था कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, मतलब बेशुमार दौलत का ये अधिपति था।
इसके बाद सिकंदर की बात करें। सिकंदर द ग्रेट भी बोला जाता है। रीजन बीइंग कि इसने मतलब दुनिया को फतेह करने चला और किसी को इसने छोड़ा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में ये इसका रथ जो था वो थम गया था। सिकंदर ने हखामनी साम्राज्य जो था उसको फिनिश कर दिया था। स्टार्टिंग में ही हमने इसकी बात करी थी। उसके बाद उसने डेरियस थर्ड इसको उखाड़ फेंका था। मतलब जो हखामनी साम्राज्य का ही एक राजा था डेरियस थर्ड, ठीक है, इसको उखाड़ फेंका। उसके बाद अचमेनिद साम्राज्य, जो मैंने अभी बताया ना, अचमेनिद साम्राज्य, यही है आपका हखामनी साम्राज्य। दोनों एक ही चीज है, ठीक है, एक ही साम्राज्य के नाम है। इसको पूरी तरीके से इसने खत्म कर दिया था। फारस जब एक बार डिक्लाइन हो गया, फारस का साम्राज्य खत्म हो गया, तब मैसिडोनियन साम्राज्य ने एड्रियाटिक सी और सिंधु नदी के बीच का जो पूरा एरिया था उस एरिया पर कब्जा कर लिया था। इसके फादर की बात करें सिकंदर के, तो फिलिप सेकंड, ठीक है, ये मैसिडोनिया के एक क्षत्रप थे, ठीक है, और 323 ईसा पूर्व के आसपास इसकी डेथ हो जाती है सिकंदर की। बात करें सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण हुआ, सो ये 336 ईसा पूर्व जो हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद जो था इसका उदय होता है। और सिकंदर की यूनान की वापसी की डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी की बात करें तो इन्होंने बताया कि 28 स्वतंत्र शक्तियों का इन्होंने उल्लेख किया, उनके बारे में बताया जो सिकंदर के समय में पंजाब और जो सिंध का एरिया था वहां पर मौजूद थी। सिकंदर का जो अलग अलग राज्यों पर आक्रमण था उसके संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अश्वाका राज्य की, ठीक है। सो इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? भराए इसकी राजधानी थी। और ये सिकंदर के आक्रमण के समय एक सीमांत गणराज्य था, मतलब बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो सबसे पहले इसी पर आक्रमण हुआ, ठीक है। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में जो पुरुष सैनिक थे उन जब वो खत्म हो गए तो उसके बाद स्त्रियों ने जो था वो शस्त्र उठा लिया था सिकंदर से लड़ने के लिए। और इसी विवरण से ये भी पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की जितनी औरतें थीं उन सबको जो था मौत के घाट उतार दिया था। सिकंदर के द्वारा 2 नगर जो थे वो स्थापित किए गए। एक था आपका निकया और दूसरा था बऊ केफला, ठीक है। सो व्यास नदी के पास में जो है सिकंदर का जब उदय होता है और सिकंदर जो था अपने चरम पर था, उस टाइम पर उसके सैनिक जो थे उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वो वापस उसने लौटने का फैसला किया। सिकंदर के आक्रमण के बाद पश्चिमोत्तर भारत जो था उसमें यूनानी जो उपनिवेश थे, जिसमें निकया जिसको इसने इस्टेब्लिश किया था, बऊ केफला इसको इस्टेब्लिश किया था और सिकंदरिया इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो यहाँ पर यूनानी उपनिवेश जो थे वो स्थापित हो गए थे। अंभी की बात करें, अंभी जैसे कई भारतीय गद्दार राजाओं ने सिकंदर का समर्थन किया था। ऑब्वियसली बात है, किसी भी जगह को जीतना है अगर वहां से आपको कोई भी सपोर्ट ना मिले तो ये लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। सो कुछ ना कुछ गद्दार रहे होंगे, उसमें एक राजा का नाम था अंभी, ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद पोरस के राज्य की बात करें, झेलम और चिनाब नदी के बीच में ये बसा हुआ था पोरस का राज्य। और सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, लेकिन जब वो उसकी वीरता उसने देखी युद्ध के दौरान तो वो उससे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ कि उसने उसको अपना मित्र बना लिया, अपना दोस्त बना लिया और उसका राज्य उसे दे दिया, कुछ और एरिया भी उसको दे दिए थे। सो ये सब कुछ था चैप्टर नंबर। दोस्तों, घटना चक्र की जो एंशंट इंडियन हिस्ट्री की समरी है उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। अभी तक 7 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। आज जो है हम चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे, जिसमें हम लोग यूनानी साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। देखो, 7 चैप्टर तक अब हमने जो महाजनपद काल था उसको कवर अप कर लिया था, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनानी साम्राज्य की। ये जो नोट्स आप देख रहे हो पैरेलली, सो ये नोट्स हैं घटना चक्र के समराइज्ड वर्जन, जिसके माध्यम से आप कम 30 से 35 बार पूरी इंडियन हिस्ट्री को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से वीडियोज ही मैं अभी लेके आ रहा हूँ, धीरे धीरे इनकी लेंथ बढ़ाएंगे जैसे जैसे आपका एंगेजमेंट बढ़ता जाएगा। चलिए बात करते हैं यूनानी साम्राज्य की। तो इसके बाद 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेरियस की। ये राजवैद था अर्थ जर्कसीज का, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, ठीक है। वहीं स्ट्रेबो की बात करें तो स्ट्रेबो ने बताया कि सेल्यूसिड सम्राट एंटियोकस ने जो बिंदुसार था उसके दरबार में डाइमेकस नाम का अपना एक राजदूत भेजा था, ठीक है। सो ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। इसके बाद 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेरियस की। ये राजवैद था
अर्थ जर्कसीज का, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, ठीक है। वहीं स्ट्रैबो की बात करें